हेलो ऑल, माय नेम इज शीतल ठाकुर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो आज का वीडियो रहेगा अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर विच इज़ अ बुक विच इज़ रिटन बाय एलिस खन्ना। इसका मैं आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, सो दिस इज़ अ बुक जो कि एक बेसिक बुक है फॉरेस्ट्री की। अगर आप फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बुक आनी ही आनी चाहिए। एंड प्लस अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि फॉरेस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, so this book is very important for all the aspirants who wants to select the forestry as their optional subject for UPSC, for state public services, for Indian Forest Services as well as for the state forest services. So without wasting further time, let's start our lecture. Okay, so first of all, what is silviculture? Silviculture is the aggregate of two words, that is silvics and culture. Therefore, to understand silviculture, you should know the silvics. Silvics क्या होता है? Here is the definition of silvics. और in simple words, silvics होता है कि आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, लोकेलिटी फैक्टर्स है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, वो हमारी जो फॉरेस्ट क्रॉप्स है उनकी लाइफ हिस्ट्री पे और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से प्लांट्स जो है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इवॉल्व हो रहे हैं, पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में किस तरीके से अडेप्ट हो रहे हैं और किस तरीके से वो उसमें सक्सेशन हो रहा है। ये सब चीजें हम सिल्विक्स में स्टडी करते हैं। इसलिए जितना भी नॉलेज हमको सिल्विक्स से गैदर होता है, उसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको सिल्विकल्चर कहते हैं। Therefore, we can say that the practical application of silvics is known as silviculture. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सिल्वीकल्चर डील्स विद, मतलब सिल्वीकल्चर के अंडर हम क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग नेचुरल रिजेनरेशन, सेकंड वी हैव द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग आर्टिफिशियल रिजेनरेशन एंड थर्ड वी हैव टेंडिंग ऑपरेशन। सो जो फ्रेंड्स ये तीन टॉपिक्स है ये अपने आप में बहुत बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है और इस बुक में इन तीनों टॉपिक्स को सेपरेट चैप्टर्स में दिया हुआ है। सो इन फ्यूचर मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल्स में ये तीनों चीजों के बारे में बताऊंगी। सो अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि नेचुरल रिजेनरेशन को के लिए हम बहुत सारे सिल्वीकल्चर सिस्टम्स अप्लाई करते हैं और जो आर्टिफिशियल रिजेनरेशन है वो हम बहुत सारी क्रॉप्स के लिए करते हैं जो कि हमको मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए होती है। लाइक हमें जैसे टिम्बर के लिए चाहिए होती है या फिर हमें पल्प वुड चाहिए होती है या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए चाहिए होती है या फिर और भी कोई और पर्पस के लिए जब हमें फॉरेस्ट क्रॉप चाहिए होती है तो हम उसके लिए जितने भी प्रोसीजर्स आर्टिफिशियल रिजेनरेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो सब सिल्वीकल्चर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेंडिंग ऑपरेशन। सो टेंडिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि जब हमारी क्रॉप एस्टैब्लिश हो जाती है उस टाइम से लेके जब तक हमारी क्रॉप की हार्वेस्ट नहीं हो जाती है तब तक बीच में हम जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं उन सबको टेंडिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। ओके, सो इनको हम नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजेनरेशन दोनों में करते हैं और टेंडिंग ऑपरेशन इसलिए यूजफुल होते हैं क्योंकि दे हेल्प टू improve the quality of forest timbers and produce the great economic value from the forest timbers. Okay, so next we have सिल्वीकल्चर आर्ट और साइंस। सो स्टूडेंट्स ये एक डिस्कशन है कि सिल्वीकल्चर आर्ट है या फिर साइंस है, क्योंकि जब हम सिल्विक स्टडी करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं फिनोलॉजी को, हमारे फॉरेस्ट क्रॉप्स की, तो ये सब चीज़ें हम जब स्टडी करते हैं तो वो एक साइंस होती है। ओके, और जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो एक आर्ट होती है। इसलिए वी कैन से दैट सिल्वीकल्चर इज द ब्लेंड ऑफ आर्ट और साइंस। Okay, so here are some definitions of silviculture. You can pause the video and go through these definitions. And my most favorite definition is definition number 2. This is very simple and easy to learn definition. So this is the silviculture is defined as art and science of cultivating forest crop, and this is given by the Forest Research Institute, Dehradun. So next we have is the objectives of silviculture. Objectives is basically the aim. Okay, कि भाई हम silviculture क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा aim क्या है silviculture पढ़ने का या फिर objective क्या है silviculture का। So the basic object of silviculture is to produce more useful and more valuable forests ताकि हमारी needs कम से कम time में पूरी हो सके।
Okay, so these are some objectives of silviculture. First is the production of species of economic value. जैसे कि नेचर में ट्री स्पीशीज प्रेजेंट होती है, तो मिक्स ट्री स्पीशीज प्रेजेंट होती है, उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप के ट्रीज प्रेजेंट होंगे जो कि सारे के सारे हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं. ओके, देयरफॉर सिल्वीकल्चर एक ऐसा टूल है जो कि हमें हेल्प करता है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारे लिए इंडस्ट्रियल वुड हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस की रहेगी. इसलिए हम सिल्वीकल्चर के थ्रू जो कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करेगी या फिर इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करेगी, उस टाइप की स्पीशीज हम ग्रो करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया. जैसे कि नेचर में होता है, कहीं जगह बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कहीं जगह बहुत ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट होते हैं. जहाँ पे ओपन फॉरेस्ट है वहाँ पे तो वैसे ही वॉल्यूम पर यूनिट एरिया कम होती है, लेकिन जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे भी वॉल्यूम पर यूनिट एरिया कम होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज प्रेजेंट होंगे एक एरिया पे, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा. कंपटीशन फॉर एयर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ों के लिए कंपटीशन रहेगा. इसलिए डिज़ायरेबल ग्रोथ हमारी वॉल्यूम पर यूनिट एरिया नहीं आ पाएगी. इसलिए हम सिल्वीकल्चर यूज़ करके, सिल्वीकल्चर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि हम उसकी थिनिंग करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज पर यूनिट एरिया मेंटेन करते हैं. जितने हमें ट्रीज चाहिए होते हैं वॉल्यूम अटेन करने के लिए, उतने ट्रीज हम मेंटेन करेंगे ताकि हमारी वॉल्यूम पर यूनिट एरिया बढ़ सके. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी टिम्बर. ओके, सो नेचर में जैसे बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट होंगे तो उसमें से आधे मेलफॉर्म्ड होंगे, डिजीज्ड होंगे, डेड ट्रीज होंगे, जिसकी वजह से कि जो टिम्बर की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है. इसलिए सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस यूज़ करके हम वो सब ट्रीज को रिमूव कर देंगे ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ टिम्बर है वो इम्प्रूव हो सके. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ रोटेशन एज. रोटेशन एज एक ऐसा एज होती है, ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं. ओके, तो यूजिंग सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस हम जो है कोई पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज या फिर कोई भी जो हमारे पास फॉरेस्ट क्रॉप है जहाँ पे हम सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसकी सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस अप्लाई करके ग्रोथ एनहांस कर सकते हैं, डेवलपमेंट एनहांस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका रोटेशन पीरियड कम हो जाएगा और हम उस ट्री स्पीशीज को जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर सकेंगे. नेक्स्ट इज राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट इन ब्लैंक एरियाज. ब्लैंक एरियाज होते हैं बंजर जमीन, बंजर एरिया होगा जहाँ पे ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ पे हमको फॉरेस्ट ट्रीज ग्रो करने हैं, तो ये भी हम सिल्वीकल्चर के थ्रू ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मैन मेड फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट. अगर हमें मैन मेड फॉरेस्ट बनाने हैं तो भी हम सिल्वीकल्चर यूज करेंगे. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सॉटिक ट्री स्पीशीज. स्टूडेंट्स, वो ट्री स्पीशीज होते हैं जो कि नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं कोई भी एरिया के. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में यूकलिप्टस है. यूकलिप्टस एक्सॉटिक स्पीशीज है इंडिया के लिए, क्योंकि वो इंडिया की नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं करता है, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया का नेटिव स्पीशीज है और इंडिया के लिए वो स्पीशीज जो है एक्सॉटिक ट्री स्पीशीज है. हम एक्सॉटिक ट्री स्पीशीज क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि एक तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा उनका जो रोटेशन पीरियड है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहता है. इसलिए हम जो है एक्सॉटिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और सिल्वीकल्चर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सॉटिक्स में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज फॉरेस्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री में क्या फर्क होता है? जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री एक ब्रॉड टर्म होती है, और जो सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर इज द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट्री. ओके, हियर इज डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट्री. Forestry is defined as the theory and practices of all that constitutes the creation, conservation and scientific management of forests and utilization of their resources. Okay, so forestry क्या है? Forestry एक applied science है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रेजिंग और कल्टीवेशन क्रॉप नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ उसमें प्रोटेक्शन, मेजरमेंट, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है. इसलिए जो फॉरेस्ट्री है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू सिल्वीकल्चर.
नेक्स्ट इज इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। सो इंटेंसिव फॉरेस्ट्री एक ऐसी प्रैक्टिस होती है फॉरेस्ट्री की जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस होती है, क्योंकि इंटेंसिव फॉरेस्ट्री का हमारा मेन एम रहता है मैक्सिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम क्वालिटी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। ओके, सो इसलिए फेवरेबल कंडीशंस का होना जरूरी है इंटेंसिव फॉरेस्ट्री के लिए, और इसमें हम बेस्ट सिल्वीकल्चर और मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हमारा जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज मल्टी यूज फॉरेस्ट्री। मल्टी यूज फॉरेस्ट्री इज अ प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री जिसमें कि हम फॉरेस्ट्स को मोर देन वन पर्पस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्शन ऑफ वुड कर रहे हैं, साथ के साथ हम उसमें ग्रेजिंग भी करवा रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं। इसलिए मतलब जब हम फॉरेस्ट को दो से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसको मल्टी यूज फॉरेस्ट्री बोल देते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब फॉरेस्ट्री के जो एम्स है उस बेसिस पे हमने फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, दैट इज प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, कमर्शियल फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री में क्या होगा कि जब हम लैंड फॉर एग्जांपल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट्री यूज कर रहे हैं, लैंड को हम विंड इरोजन से या फिर सॉइल इरोजन से बचा रहे हैं, तो उसके लिए जब हम फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस यूज करेंगे तो वो सब आ जाएगा प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री के अंडर। ओके, सो इसमें हम बहुत सारे तरीकों से लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फॉरेस्ट्री। इसमें ये लैंडस्लाइड्स वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, ये सब चीज़ों से एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कमर्शियल फॉरेस्ट्री। जब हम बिजनेस या फिर कोई एंटरप्राइजेस के लिए फॉरेस्ट्री यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसमें आता है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री क्या होगा, जब हम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करेंगे तो उसको कहेंगे हम इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया। मतलब कोई कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के बाहर जब हम फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, सो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? ये होती है जो हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि फ्यूल वुड हो गया, फॉडर हो गया, टिम्बर रिक्वायरमेंट हो गया, और ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए हम मेनली सोशल फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री में भी सबसे पहले हमारे पास फार्म फॉरेस्ट्री आ जाता है। फार्म फॉरेस्ट्री एक ऐसा प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री होगा जो कि हम फार्म लैंड पे करेंगे। ओके, जैसे कि हम खेत में हैं तो खेत के साइड साइड में बंड्स में उसको हम ट्रीज को प्लांट करेंगे तो उसको फार्म फॉरेस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होता है जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं ऐसे एरिया पे जहाँ पे पहले से ट्रीज प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम फॉरेस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे ट्रीज नहीं है वहां पे हम फॉरेस्ट लगा के फॉरेस्ट एरिया बढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीजें आ जाती है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंडर। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में 3 चीजें रहती है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, शेल्टर बेल्ट्स एंड लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। सो मिक्स फॉरेस्ट्री में क्या आता है? जब हम ट्री स्पीशीज को किसी ग्रासेस के साथ या फिर क्रॉप्स के साथ, फील्ड क्रॉप्स के साथ लगाते हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता है जिसमें कि हम फॉरेस्ट ट्रीज को एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ इंटीग्रेट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स आर द बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, मतलब इसमें एक हम जो ट्री स्पीशीज है वो प्लांट करते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है, वो मेनली उसका पर्पस होता है वो विंड से प्रोटेक्ट करना, स्नो से प्रोटेक्ट करना, या फिर मेनली मतलब उसका प्रोटेक्शन पर्पस रहता है, इसलिए हम शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, तो वो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंडर ही आता है। नेक्स्ट इज लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन होती है जो कि मतलब आपने रोड साइड में देखा होगा, एक सीधी लाइन में प्लांटेशन की जाती है। ओके, रेलवेज के साइड में या फिर रोड साइड में जो प्लांटेशन की जाती है वो मतलब सिंगल रो में जब प्लांटेशन हम करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। नेक्स्ट वी हैव रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स। जैसे हमारे पास वेस्ट लैंड्स है, बैरन लैंड्स है, उसमें हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे,
तो वो सब भी एक सोशल फॉरेस्ट्री का पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री विच इज ऑल्सो नोन एज एस्थेटिक फॉरेस्ट्री। सो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री में हम टिम्बर के लिए फॉरेस्ट्री नहीं करेंगे, टिम्बर पर्पज से या कमर्शियल पर्पज से नहीं करेंगे। इसमें बेसिक एम हमारा एस्थेटिक फॉरेस्ट्री में रहता है रिक्रिएशनल पर्पज का। रिक्रिएशनल मीन्स उसका ब्यूटिफिकेशन का पर्पज रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा रोड साइड में ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाए जाते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो वो सब जो है एस्थेटिक फॉरेस्ट्री या फिर रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री के अंडर आ जाता है। तो ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री based on its objective. So here is the diagrammatic representation of the various branches of forestry which are directly linked to the silviculture. Okay, so आप देख सकते हैं सिल्वीकल्चर एक फॉरेस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि सारी की सारी ब्रांचेस लिंक्ड होती है जो कि फॉरेस्ट्री के अंडर आती है। ओके, सो फॉरेस्ट्री एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंडर फॉरेस्ट मैनेजमेंट आता है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन आता है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन आता है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट फाइनेंस और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ये सब चीजें आती है। लेकिन सिल्वीकल्चर एक सेंट्रल पार्ट होता है, ओके, जिससे कि ये सब ब्रांचेस लिंक होती है, क्योंकि सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग फॉरेस्ट क्रॉप्स। अगर फॉरेस्ट क्रॉप्स ही ग्रो नहीं होगी तो आप उसमें मेजरमेंट कैसे करोगे? ओके, सो फॉरेस्ट क्रॉप्स जब प्रोड्यूस होंगी उसके बाद ही आप उसको यूटिलाइज करोगे, उसके बाद ही आप उसका इकोनॉमिक्स देखोगे, उसके बाद ही आप उसका मैनेजमेंट करोगे, उसका प्रोटेक्शन करोगे। इसलिए सिल्वीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज द hub of the wheel, and these all branches are the part of the wheel, and forestry is a complete wheel. Okay, so I hope this lecture is helpful for you. Thank you so much for watching my video. Please subscribe to my channel and please share this video with your friends if this is helpful for you.